नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कार्ड लाइव पर। आज है 2 नवंबर। डिस्कस करेंगे वो सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक हैं। मैं अपनी इस सीरीज़ से आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं, आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कोई डिफेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीएससी दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन मैं जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरे इन क्वेश्चन से आपको 100% परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आप डे बाय डे इन क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि एग्ज़ाम कार्ड लाइव के द्वारा कितना ऑथेंटिक और कितना परफेक्टली तैयार कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से तैयार की गई रैपिड सीरीज़ के बारे में। इस रैपिड सीरीज़ में पूरी 6 किताबें हैं जो आपकी हर परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगी। दरअसल मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के लिए आप पॉलिटी को ले लीजिए, तो पॉलिटी का क्या सीन होता है कि आपके समझ में ये नहीं आता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये बुक परफेक्ट है, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट, सेलेक्टिव कंटेंट और जो परीक्षा के लिए उपयोगी है यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, वो कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए बेसिकली इसको ख़रीदने का मैं तरीका भी आपको बता देता हूँ। अगर आप एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट से ख़रीदोगे इसको, अगर आप इसको एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट से ख़रीदोगे तो आपको 35% का डिस्काउंट लगेगा। लेकिन अगर आपने मेरे नाम का कोड यूज़ कर दिया यानी कि अंकित 10, तो यही डिस्काउंट हो जाएगा आपका 45%। यानी जो किताबें आपकी 1200 प्लस रुपए की आ रही थी, वो किताबें अब आपको सिर्फ मिल जाएंगी 684 रुपीज़ में। तो ये एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए ऑफ़र है। आप लोग इस पर ज़रूर कंसिडर करें और देखें कि इन किताबों में क्या आपके लिए उपयोगी है। एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा, अगर आप देखना चाहते हैं कि किताब का कंटेंट कैसा है, तो वहीं जो वेबसाइट है, चाहे अमेजन, चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे एग्जाम कार्ड, साइड में आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं सैंपल के तौर पे कि क्या वैल्यू है इस कंटेंट की। क्लियर है? अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंध रखता है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में G7 देशों ने किस देश को JETP यानी कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। यहाँ पे पूछा है किस देश को, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, भारत को इस चीज़ के लिए आमंत्रित किया गया है। आगे बढ़ के मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि JETP में मान लीजिए अगर भारत शामिल हो जाता है तो उसके बाद परिणाम क्या देखने को मिलेंगे। तो देखिए भारत में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मिल सकेगी। किस चीज़ के लिए? भारत में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए इससे फंडिंग मिल सकेगी। और इसी के साथ हमारा जो देश है यानी जो भारत देश है, इसकी जो कोयले पर निर्भरता है ये कम हो सकेगी। JETP को अगर और आगे इसमें थोड़ा और डिस्कस करें इसके बारे में, तो JETP को ग्लासगो में आयोजित हुई COP26 में दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, यूके, USA और यूरोपियन यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य की अगर बात करोगे आप, तो दक्षिण अफ्रीका में कोयले को चरणबद्ध तरीके से हटाना था। ठीक है, आगे यानी कि जो आने वाले समय में जो G7 है, आने वाले टाइम में G7 जो है वो ऐसे ही प्रोजेक्ट को भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों में शुरू करना चाहता है। हालांकि भारत ने अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि उसको शामिल होना है या नहीं। मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि अगर शामिल हो जाता है तो क्या उसको फ़ायदा मिल जाएगा। JETP को जो है किसने स्टार्ट किया था ये बता दिया मैंने, इसका पर्पज़ क्या है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे और देख लेंगे थोड़ा सा G7 के बारे में। इसकी स्थापना जो हुई थी G7 की, तो 1975 में हुई थी। इसके सदस्य हैं UK, इटली, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, USA, जापान और यूरोपियन यूनियन इसके सदस्य देश हैं।
वहीं G7 की अगर बात करोगे तो विश्व की बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्था शामिल है। यानी ये जो G7 कंट्री है ना, इनमें कौन शामिल है, तो विश्व की बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। तो काफी मजबूत संगठन है ये। प्रतिवर्ष यानी कि हर साल G7 देश सम्मेलन आयोजित करते हैं, यानी कि एवरी ईयर होता है। तो जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर इसमें चर्चा भी की जाती है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, वर्ष 2021 में G7 का सम्मेलन यूके में आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ, तो यूके में आयोजित हुआ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय घटनाक्रम से ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा निकाय नई दिल्ली में चुनाव प्रबंधन निकायों यानी कि इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी की भूमिका, रूपरेखा, क्षमता पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखना, इसका आंसर होगा भारतीय चुनाव आयोग। थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग नई दिल्ली में चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन सत्र की जो अध्यक्षता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जी करेंगे। लेकिन इसके समापन की जो अध्यक्षता है वो करेंगे जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, जैसे कि अनूप चंद्र पांडे जी करेंगे। क्लियर। चुनाव आयोग के अनुसार यूएस, अर्मेनिया, मॉरिशस, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया सहित 11 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 50 प्रतिभागी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस को भी आमंत्रित किया है। ठीक है, तो ये दोनों भी इसमें आमंत्रित किए गए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की अगर बात करोगे तो ये एक संवैधानिक तथा स्वतंत्र निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक मिलता है। थोड़ा सा और जानेंगे। चुनाव आयोग ये एक बहुसदस्यीय, यानी इसमें एक से अधिक सदस्य होते हैं, ऐसा तो ये निकाय है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर मान लो मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाना है तो आप उसी प्रकार से हटा सकते हैं जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वर्तमान में यानी कि 25वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये कौन है, तो ये राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, और अनूप चंद्र पांडे जी की अगर बात करोगे तो ये अन्य चुनाव आयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में यानी कि रिसेंटली रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, इसमें आंसर मेंशन हो गया है बट यू डोंट वरी अबाउट दैट, आप लोग ध्यान रखना कौन सा बना है, तो ये 53वां टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश रानी टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। यह उत्तर प्रदेश में चौथा है। बुंदेलखंड का ये पहला टाइगर रिजर्व है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में की गई थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38V1 के अनुसार राज्य सरकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सुझाव पर एक क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकती है। यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो धारा है कौन सी है, तो 38V1 के अनुसार राज्य सरकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सुझाव पर किसी एक क्षेत्र को क्या कर सकती है, टाइगर रिजर्व के रूप में लिस्ट कर सकती है, यानी अधिसूचित कर सकती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को पर्यावरण, आप यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वर्ष 2005 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
आगे बढ़ेंगे। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत की गई थी। रानीपुर के अलावा उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य और हैं। वो कौन से हैं? दुधवा जो लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत में, और अमनगढ़ जो बिजनौर में है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको डे के बारे में बात की गई है। हाल ही में किस देश की संसद ने जम्मू कश्मीर का 75वां विलय दिवस मनाया? श्रीलंका संसद, अमेरिकी संसद, रूस संसद या फिर ब्रिटेन संसद? तो ब्रिटेन संसद ने ऐसा किया है। अब क्यों किया है? देखिए 26 अक्टूबर 1947 को जो कश्मीर के राजा थे, जो कश्मीर के महाराज थे, उन्होंने एक विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए और जो उनकी जम्मू कश्मीर रियासत थी उसको भारत में विलय किया, यानी उसका जो है भारत में समाहित किया। उससे पहले वो इस कन्फ्यूजन में थे कि उनको पाकिस्तान में जाना है या भारत में आना है या स्वतंत्र रहना है। तो इस चीज़ को उन्होंने अंतिम रूप से जो स्वीकार किया कि उन्हें भारत में जाना है, तो उन्होंने जो स्वीकार किया था वो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। ठीक है, ये पूरी डिटेल है जो मैंने आपको अभी बताई है, वही यहाँ पे बताया गया है। 75वां विलय दिवस जो है इसका आयोजन जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर यूके द्वारा किया गया, जो कि जम्मू और कश्मीर के अध्ययन के लिए समर्पित एक थिंक टैंक है। क्लियर? यह अगर बात करोगे, यह कार्यक्रम क्षेत्र के वर्तमान विकास को प्रदर्शित करने पर केंद्रित था, जिसमें अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हुए सकारात्मक बदलाव भी शामिल हैं। तो भाई एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते जाएंगे। वैसे इसकी पीडीएफ मिल जाती है और मंथ के लास्ट में आपको मैगजीन के फॉर्मेट में ये सारे क्वेश्चन और डिटेल भी आपको मिल जाती है। आगे देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हाल ही में उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? शिमला, गुरुग्राम, नोएडा या फिर दिल्ली? तो नोएडा में स्थापित किया गया है। थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले, ध्यान रखना इन वर्डों का, उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर जिसका नाम है योटा D1 का उद्घाटन किया। अब बात करेंगे, इस सेंटर को हीरा नंदानी समूह द्वारा तैयार किया गया है, जिसे उत्तर भारत की 5G क्रांति का पहला स्तंभ माना जा रहा है। ये एक एक डिटेल जो बताता जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 एकड़ में फैले इस डेटा सेंटर पार्क में कुल 06 डेटा सेंटर होंगे। कितने होंगे? 6 डेटा सेंटर होंगे। ठीक है, 7 मंजिला योटा D1 इस कड़ी का पहला भाग है। डेटा सेंटर देश की डेटा स्टोरेज क्षमता को बढ़ाएगा, जो वर्तमान में केवल 2% है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डेटा सेंटर नीति 2021 के तहत विभिन्न निवेशकों द्वारा 4 डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। क्लियर इतनी बात? आगे देखेंगे, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने स्त्री देश नाम से एक डांस ड्रामा का आयोजन किया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो आप ध्यान रखना, ये कश्मीर से संबंधित है। थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। आंसर कश्मीर हो गया आपका। इस आयोजन में कश्मीर से संबंधित 13 रानियों की कहानी दिखाई गई है। ठीक है, इस आयोजन के तहत भारत में जेंडर इक्वलिटी के इतिहास को भी दिखाया गया है। आगे बात करेंगे, ये इनमें से जो प्रमुख रानियां थी वो कौन सी वो यहाँ पे बताया गया है। यशोवती, वाकपुस्ता, रानी दिद्दा, ईशान देवी, सूर्यमती, श्रीलेखा, शिला और सुगंधा। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रानियां थीं। आगे बात करेंगे तो रानी दिद्दा को कश्मीर के इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला शासक के रूप में जाना जाता है। रानी दिद्दा लोहार वंश में जन्मी थी। ठीक है, आशीष कौल द्वारा
इनसे संबंधित एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, हाल ही में 1 नवंबर को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो करेक्ट आंसर विल बी 7 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। आगे देखेंगे, 1 नवंबर को भारत में 7 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। वो कौन से राज्य हैं? तो देखिए, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़। और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो इनमें देखिए, एक है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर बात करोगे तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जो 36 द्वीपों से मिलकर एक प्रमुख द्वीप समूह बनाता है। वहीं पुडुचेरी की अगर बात करोगे, ये दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश। तो पुडुचेरी का भारत में जो विलय हुआ था वो 1 नवंबर 1954 को किया गया था। उससे पहले ये फ्रांस की कॉलोनी था, या ये फ्रांस के अधीन था। देखिए आगे देखते हैं, 2021 में तमिलनाडु सरकार ने एक डिसीजन लिया है, यानी एक निर्णय लिया है, जिसके अनुसार आगे से राज्य का जो स्थापना दिवस है ये 18 जुलाई को मनाया जाएगा। ऐसा क्यों भाई? तो देखिए, 18 जुलाई 1967 को, कब की बात कर रही है? 18 जुलाई 1967 को मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था, इसलिए। प्रमुख सम्मेलन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय शहरी आवास सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ? ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ है ये आपके राजकोट में आयोजित हुआ है। ठीक है, गुजरात के राजकोट में 3 दिवसीय एक्सपो सह सम्मेलन भारतीय शहरी आवास सम्मेलन 2022 एक सफलता के साथ संपन्न हुआ। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय सड़क एवं परिवहन, राष्ट्रीय सड़क एवं परिवहन यानी कि इंडिया का डबल डेकर एक्सप्रेसवे किस शहर में बनाया जा रहा है? यानी भारत का पहला डबल डेकर, यानी इंडियाज फर्स्ट डबल डेकर एक्सप्रेसवे विल बी बिल्ट इन विच सिटी? नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ और दिल्ली। योर आंसर विल बी नोएडा, यानी कि कहाँ बनाया जा रहा है? तो नोएडा में। देखिए, डबल डेकर जो एक्सप्रेसवे है ये 6 लेन का बनाया जाएगा, जो कि करीब 20 किलोमीटर लंबा होगा। इसको बनाने पर 2000 से 2500 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। वहीं ग्रेनो की अगर बात करोगे तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे कुल 54.53 किलोमीटर लंबा है, जिसका 20 किलोमीटर का जो हिस्सा है ये नोएडा क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ पोषक अनाज की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया और इससे संबंधित बैठक की है? तो इसका आंसर होगा बोत्सवाना। क्लियर है? देखिए, हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री और बोत्सवाना के मंत्री के बीच में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में पोषक अनाज की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। भारत वैश्विक स्तर पर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने की तैयारियों में भी लगा हुआ है। अब देखिए, यहाँ से आगे समझेंगे आप, करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए वन लाइनर है, यानी ये रिलेटेड भी करंट अफेयर पे ही बेस्ड है। ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, फीफा अंडर 17 यानी कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो आप लोग ध्यान रखना, इसे स्पेन द्वारा जीता गया है। ठीक है, अगला है फुटबॉल फॉर स्कूल पहल, फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए शिक्षा मंत्रालय ने AIFF के अलावा किसके साथ समझौता किया है? तो फीफा के साथ में और समझौता किया है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आप ध्यान रखना, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शंकर मुथुस्वामी ने BWF
वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो आप ध्यान रखना, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस दिन को भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए कहा है? तो आप ध्यान रखना 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, होमी जहांगीर भाभा की 113वीं जयंती कब मनाई गई? तो आप ध्यान रखना 30 अक्टूबर को। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं? तो आप ध्यान रखना लद्दाख में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी लेडेकी ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व शॉर्ट कोर्स रिकॉर्ड बनाया, वे किस देश से संबंधित हैं? तो आप ध्यान रखना यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव किस स्थान या शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो आप ध्यान रखना इस चीज का कोलकाता में किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडेमिया सेंटर ऑफ रक्षा मंत्रालय एक्सीलेंस की स्थापना की है? तो आईआईटी रुड़की में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग किस तारीख से अपना वार्षिक सतर्कता जागरूक सप्ताह आयोजित कर रहा है? तो आप ध्यान रखना इस चीज का 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, सेंटर एक्सटेंड्स बैन ऑन शुगर एक्सपोर्ट्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम 31 अक्टूबर, यानी कि केंद्र सरकार ने यानी केंद्र ने 31 अक्टूबर से कितने वर्षों के लिए चीनी निर्यात पर प्रतिबंध बढ़ाया है? तो 1 साल के लिए चीनी निर्यात पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ने किस स्मारक के पास भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन को समर्पित किया, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में? ठीक है, मैंने इसके बारे में कल की वीडियो में काफी डिटेल में चीजें बताई हुई हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है कि भारत के किन 2 खिलाड़ियों ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में पुरुष युगल खिताब जीता है? तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, सात्विक कसाई राज रंकी रेड्डी और चिराग रेड्डी। देखिए इनका नाम कितना टिपिकल है ना, सात्विक कसाई राज रंकी रेड्डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे 16 जिसमें आपसे पूछा गया है, मैक्सिको ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने। क्लियर है। तो बेटा ये थे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपकी आने वाली हर परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि ये है भर्तीपुर वेबसाइट, आप इसको विजिट कर सकते हैं गवर्नमेंट लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। जितने भी गवर्नमेंट जॉब के होते हैं उन नोटिफिकेशन की पीडीएफ मिल जाएगी आपको भर्तीपुर टेलीग्राम चैनल पे। आपको यहाँ पे फॉर किसके लिए, करंट अफेयर की पीडीएफ डिटेल्स के लिए आपको एग्जाम कार्ड लाइव आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, डेली 4 बजे सुबह आपको ये वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। मंथ के लास्ट में सेम क्वेश्चन की आपको मैगजीन हार्ड कॉपी मिल जाती है जो कि आप मार्केट से खरीद सकते हो। तो ये था आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मुलाकात करेंगे आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।